हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जिसका नाम तो आपको पता ही है। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 10, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेल वाला, क्योंकि जीवन की इकाई है भाई, इम्पॉर्टेंट तो देनी ही पड़ेगी इसको, इम्पोर्टेंस की क्वीन है ये। तो शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो केंद्रक यानी कि फाइनल टच देने वाले हैं इस चैप्टर को। और गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, सूक्ष्म काय यानी माइक्रो बॉडीज, जो कि एनसीईआरटी में तो एक लाइन दे रखी है, मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, और बहुत कुछ, ठीक है, ईटीसी। चलिए केंद्रक की शुरुआत करते हैं। तो भाई सेल कहते हैं कि हम जीवन की एक इम्पॉर्टेंट इकाई है, लेकिन सेल भी किसके नियंत्रण में रहती है? तो हम कहते हैं कि सेल केंद्रक के नियंत्रण में रहती है, न्यूक्लियस के नियंत्रण में, ठीक है। तो उसी न्यूक्लियस की हम बात करते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। तो भाई केंद्रक कहाँ होता है? तो जब हम एनिमल सेल की बात करें तो हम कहते हैं कि केंद्रक जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में कहीं मध्य भाग में। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में खिसका होता है, परिधि में खिसका होता है। क्यों खिसका होता है इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 11th पढ़ चुके हैं, और नहीं तो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। बता देंगे आप, मेरे हिसाब से हम काफी बार इस चीज को जो है डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो मैं एंड में थोड़ी देर में बताती हूँ, तब तक सोचिए, ठीक है। चलिए, तो केंद्रक जो है हमने प्लांट और एनिमल सेल पढ़ी है कहीं ना कहीं, मुझे पता है, मुझे याद है, मैंने बताया है कि क्यों ऐसा होता है। तो केंद्रक और न्यूक्लियस क्या है, शुरू करते हैं इसको। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी, ठीक है। किसने खोज की थी ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सेल किसने खोजी थी वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो रॉबर्ट ब्राउन भी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे बोलेंगे मैम हम अभी क्लास 11th में ही हैं, तो हाँ, लेकिन मेरा मतलब ये था कि क्लास 11th का ये पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाते हैं उसे क्रोमेटिन नाम दिया। कौन आए फिर? फ्लेमिंग आए, और फ्लेमिंग ने कहा कि भाई जो सेल है उसके केंद्र में एक गोलाकार संरचना है, उसको तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज लिया कि वो केंद्रक है। लेकिन इस केंद्रक को भी जब स्टेन किया गया तो पाया गया कि यहाँ पे कुछ धागे समान संरचना पाई जाती है, और ये धागे समान संरचना स्टेन हो जाती है, मतलब रंगीन हो जाती है, ठीक है। जब इनको स्टेनिंग करते हैं तो इनमें कलर आ जाता है, और ये कलर आ जाता है, इसीलिए फिर इनको क्या नाम दिया? क्रोमेटीन या क्रोमोटीन। एनसीईआरटी में क्रोमोटीन लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्रोमोटीन लिखा है, लेकिन हम जनरली क्रोमेटीन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसलिए बार बार मेरे मुंह से क्रोमेटीन निकलेगा, तो आप थोड़ा अंडरस्टूड कर लेना, ठीक है। चलिए, क्या है भाई क्रोमेटीन जो है वो क्या होता है क्यों क्रोमेटीन? क्रोम का मतलब होता है कलर, और टीन का मतलब होता है धागा, धागे जैसा, ठीक है, धागा नहीं, धागे जैसा। तो क्योंकि ये धागे जैसे हैं और कलर भी ले रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं? क्रोमेटीन कह देते हैं, ठीक है। अंतरावस्था कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा होता है। अंतराकाल क्या होता है भाई? अभी सेल साइकिल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में सेल का साइकिल पढ़ने वाले हैं। सेल हमेशा विभाजित नहीं होती, सेल जब उसको जरूरत होती है तब विभाजित होती है। तो जब सेल विभाजित नहीं हो रही होती है या सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, तब क्या होता है? सेल में ये जो क्रोमेटीन है ये इसी तरह पड़ा रहता है धागे की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर, और बहुत ही जाल सा बना के रखता है, ठीक है। तो इसलिए यहां लिखा है कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, ठीक है। केंद्रक अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसको क्रोमेटीन कहते हैं, वही क्रोमोटीन, ठीक है। ये क्रोमोटीन बड़ा फैला हुआ सा रहता है जब विभाजन नहीं हो रहा होता। केंद्रकीय अधात्री, केंद्रकीय अधात्री का मतलब केंद्रक के अंदर। अब सिर्फ अब मैं केंद्रक बना रही हूँ, बार बार सेल नहीं बना रही। केंद्रक में हम बोल रहे हैं धागे समान संरचना है, इसको हम क्रोमेटीन बोल रहे हैं या क्रोमोटीन बोल रहे हैं,
ठीक है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में इसको क्रोमोटीन ही बोलेंगे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग है जो वो ऐसी है, क्रोमोटीन। लेकिन हमने वही हमारे टीचर से क्रोमेटीन सुना हुआ है तो मुंह पे वही बैठा हुआ है ना, ये तो आप समझते ही होंगे। चलिए, तो अभी क्या है, और ये एनसीईआरटी ने भी क्रोमोटीन लिखना अभी अभी शुरू किया है। पहले एनसीईआरटी में भी क्रोमेटीन ही लिखा हुआ था, पुरानी कोई 10 साल पुरानी आप बुक देखेंगे जब हम पढ़ा करते थे, है ना, तब। तो क्या है, क्रोमोटीन की बात हो गई। इसी केंद्रक में कुछ और भी चीजें पाई जाती है। किसके अंदर? केंद्रकी के अंदर। ये अधात्री, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो क्रोमेटीन के अलावा चीजें हैं उसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम। अधात्री बोल रहा है ये तो, ठीक है। और नहीं तो मैं क्या बोल सकती हूँ उसको, केंद्रक द्रव्य बोल सकती हूँ। देखो, कोशिका में उपस्थित है तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक में उपस्थित है तो केंद्रक द्रव्य, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ गए। सेल के अंदर है तो सेल प्लाज्म या साइटोप्लाज्म कह देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या कह देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर आपको कहीं केंद्रक द्रव्य मिला हुआ लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब यही है कि केंद्रक के अंदर क्रोमेटीन के साथ साथ जो और भी द्रव्य भरा हुआ है जेली जैसा, उसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अच्छा, इस पे मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपके, वो थोड़े आपको बोर्ड से अलग दिखेंगे क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की हेल्प से बनाए क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है आपके लिए, वहाँ पे मैंने इसको पूरा व्यवस्थित कर दिया है अच्छे से। तो आप अभी समझ लीजिए, जो मैं कह रही हूँ आपको नोट्स में मिल जाएगा ढंग से, ठीक है। अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रिक कहते हैं। अभी सिर्फ समझने का काम कर लो, व्यवस्थित वहां आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब इस क्रोमेटीन के अंदर और एक और संरचना मिलती है, ऐसी छुपी हुई सी बेचारी, जिसको कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज हो ना, फिर से सुनो। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहेंगे केंद्रक कला। मैंने नोट्स में सब लिखा है, केंद्रक कला, केंद्रिका, सबको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। केंद्रक कला को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य मत समझना, कोशिका द्रव्य तो बाहर रह गया। केंद्रक द्रव्य के अंदर ही जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती, तब जो हमें डीएनए मिलता है या डीएनए के अणु मिलते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटीन। ये क्रोमेटीन कह देते हैं इनको। लेकिन इसी क्रोमेटीन के साथ कुछ और भी चीजें हमें मिलती है। एक छोटा सा बच्चा सा बेबी इधर पड़ा हुआ, ये क्या है, ये डेंस आपको डॉट जैसा दिखता है केंद्रक के अंदर। अब केंद्रक के अंदर है तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, केंद्रिका, जिसको मैंने वहां पे इंग्लिश में लिख दिया है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, समझ गए। ये केंद्रक है, वो केंद्रिका है। केंद्रक की बच्ची केंद्रिका ऐसे बोलते हैं ना, वैसे से याद कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से, यहाँ पे और लिख देती हूँ, केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका को या केंद्रक को, ठीक है। ये केंद्रिक और केंद्रिका एक ही वर्ड है, ये भी बता देती हूँ। इसी को कई बुक्स में आपको केंद्रिका लिखा हुआ मिलेगा, इसी केंद्रिक को, तो वो भी गलत नहीं है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर या न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या कहानी है, इसलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी में क्या टुकड़ों टुकड़ों में दे रखा है। मैंने नोट्स में आपको तीनों भाग बना के दे दिए, केंद्रक झिल्ली अलग बना दिए, केंद्रिका अलग बना दिए, और
केंद्रक द्रव्य अलग बना दिया है और गुणसूत्र को और अलग बना दिया है। ऐसे टॉपिक बना के मैंने अच्छे से वहाँ पे करे, और एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं नोट्स में, वहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो अभी क्या है, ये जो झिल्ली है जिसको हम कह रहे हैं केंद्रक कला, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, ये केंद्रक कला अकेली नहीं है, ये केंद्रक कला डबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि 2 मेम्ब्रेन है। अब वही, एक बाहर वाली है तो आउटर, अंदर वाली है तो इनर। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, इनके बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे, परिकेंद्र की, क्योंकि केंद्रक के अंदर झिल्ली है और झिल्ली के बीच में स्पेस है, तो उसको क्या कह रहे हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्र की अवकाश। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने ऐसा देखा था, परी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, वैसे ही यहाँ पर है। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य, केंद्रक में मिलने वाला द्रव्य क्या हो गया, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, वह कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहाँ है, बाहर, केंद्रक द्रव्य अंदर, कोशिका द्रव्य बाहर। तो ये कह रहा है कि केंद्रक में मिलने वाला द्रव्य, मतलब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। ये अवरोध बना रहा है, ये झिल्ली क्या कर रही है, अवरोध बना रही है ना, दोनों प्लाज्म को अलग कर रही है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग करने का काम कर रही है कि सब मिक्स ना हो जाए। नहीं, अगर मिक्स हो जाता तो फिर हम इसको यूकैरियोट नहीं कहते, फिर हम इसको क्या कहते, प्रोकैरियोट कहते। अच्छा, जवाब मिल गया क्या, क्यों होती है प्लांट सेल के अंदर केंद्रक साइड में, क्योंकि प्लांट सेल में बड़ा बड़ा वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है। ठीक है, यहाँ तो जगह नहीं है, ठीक है, रिक्तिका होती है उसमें, तो वो रिक्तिका पूरा स्पेस घेर लेती है और केंद्र को धकेल देती है साइड में। कभी फोटोग्राफ देखा हो तो। बाहरी झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रदवी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है, वह इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी तो हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से जुड़ी रहती है। और क्यों जुड़ी रहती है, क्योंकि हमने कहा था क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही बनती है। याद आ रही है अंतःप्रदवी जालिका, तो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक कला से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, और उस पे क्या होंगे, उस पे राइबोसोम होंगे। यह छिद्र, आप कौन से छिद्र की बात कर रहा है, सुनो, यही तो कह रही हूं, एनसीईआरटी का भला हो। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका बना ही नहीं रही मैं, वापस न्यूक्लियस पे आ गई हूँ। न्यूक्लियस पे हम कह रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो डबल मेम्ब्रेन है ना, ये एक जैसी नहीं है। एक जैसी इन द सेंस कि कहीं कहीं पे इसमें जगह छूटी हुई है, ऐसे। दो झिल्लियां हैं, बाहर वाली और अंदर वाली। तो बाहर वाली में तो छोटे छोटे स्पेस है, अंदर वाली पूरी कंटिन्यूअस है, मतलब कि इस पे कोई स्पेस नहीं है। तो ये जो बाहर वाली है उस पे ये जो गैप है, ये इन गैप को बोलते हैं केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र। और पीछे आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसमें केंद्रक छिद्र का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। भाई दोनों झिल्लियों के संलग्न से बना है। और इन केंद्रक की साइज कितनी होती है, 300 एंगस्ट्रम से 500 एंगस्ट्रम के बीच होती है। कुछ बुक्स लिखती है 300 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो हम रेंज बता देते हैं, 300 एंगस्ट्रम से 500 के बीच की इनका क्या होता है, साइज होता है। क्यों होती है ये, इसका काम पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, पीछे क्वेश्चन है कि केंद्रक छिद्र क्या होते हैं और इनका काम क्या है। तो केंद्रक छिद्र क्या होते हैं ये बता दिए, काम क्या है, इन छिद्रों से आरएनए प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। यहां से अंदर, अंदर से बाहर, ऐसा इनका काम जो है चलता रहेगा। किसका, प्रोटीन और आरएनए का। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। नॉर्मली एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक मिलता है, लेकिन आपसे पूछा है बुक वाले ने कि किसी दो जीवों के नाम बताओ जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक मिलते हैं। तो एक तो है पैरामीशियम, याद है पैरामीशियम, पढ़ा है हमने,
पहले वाले चैप्टर में प्रोटोजोआ जब पढ़े थे, है ना, स्लीपर एनिमिक्यूल जिसको कहा था। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, लघु केंद्रक और दीर्घ केंद्रक। तो एक एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अपवाद क्या क्या है इसके, कि नॉर्मली हम कहते हैं कि एक सेल में एक ही केंद्रक होता है, तो अपवाद क्या है, तो एक तो हो गया आपका पैरामीशियम। कवक पढ़ी है आपने? हाँ मैम पढ़ी है। कवक में हमने बोला था कि कुछ कवक जो होती हैं वो बहु केंद्र की होती है, एक से ज्यादा, जब सेप्टम नहीं होता, उनके बीच में पट्ट नहीं होता, तो उनके एक से ज्यादा केंद्रक दिखते हैं, द्विकेंद्र की अवस्था में भी दिखती है, तो कवक इसका एग्जाम्पल है। और अमीबा की कुछ जातियां भी होती हैं, अमीबा में वैसे तो एक ही केंद्रक होता है, लेकिन अमीबा की कुछ जातियां, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अमीबा की कुछ जातियों में एक से ज्यादा केंद्रक हो सकते हैं, ठीक। आ जाओ, कुछ परिपक्व कोशिकाएं, अच्छा केंद्रक किसमें नहीं होते, ये भी हमने पढ़ा है। वैसे तो केंद्रक रहित होती है, जैसे स्तनियों यानी कि मैमल्स की जो जीवाणु, मैमल्स जीवों की जो रक्तकाणु है यानी कि आरबीसी, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता। ये बात भी हम आरबीसी वाले उस पोर्शन में कर चुके हैं। सवनी पौधों में चालिनी नलिका, जो सीव ट्यूब पढ़ी थी हमने, जब हमने उत्तक पढ़े थे प्लांट के, तो हमने कहा था कि चालिनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता। कई बच्चे पूछते हैं मैम आरबीसी में केंद्रक नहीं होता तो वो जिंदा कैसे रहती है? भाई उसे केंद्रक जैसा कोई काम ही नहीं है। पहली बात, उसको तो सिर्फ हीमोग्लोबिन मिला हुआ है, उसका जीवन धन्य हो रखा है, उसको बस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कनेक्ट करनी है और वापस दे देनी है, और 120 दिन बाद वो मर जाए, इसीलिए जल्दी भी मर जाती है आरबीसी, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं है। उसको बाकी कुछ करना ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं, ना तो वो विभाजित होती है, केंद्रक है ही नहीं। तो केंद्रक का मेन काम क्या है? केंद्रक यही तो काम करता है, विभाजन करता है, प्रोटीन बनाता है ना, डीएनए से प्रोटीन बनवाता है, तो ये काम इसको जरूरत ही नहीं है, इसके पास पहले से हीमोग्लोबिन है, और 120 दिन बाद वापस इसको विभाजन भी नहीं करना। ऐसे चालिनी नलिकाओं में भी केंद्रक नहीं होता। तो सवाल आपका ये भी है कि चालिनी नलिकाएं जीवित है या नहीं और क्या काम करती है। तो भाई चालिनी नलिकाएं के पास में आपने अगर याद हो आपको, तो सहायक कोशिकाएं होती है ना। ये सहायक कोशिकाओं का केंद्रक चालिनी नलिकाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है केंद्रकीय अधात्री यानी कि केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रिक व क्रोमेटिन होते हैं, बात हो गई है ये वाली। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन 2 चीजें होती हैं इसके अंदर। यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ हमारा केंद्रिका या केंद्रिक, और वो क्रोमेटिन। एक और फोटो है यहाँ पे देख लो, ये रहा हमारा, बीच में आपको यहाँ पे गैप दिख रहे होंगे और अंतःप्रदवी जालिकाएं जुड़ी हुई दिख रही है। ये क्रोमेटिन बिखरा पड़ा है और ये हमारा केंद्रिक है यानी कि न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वही आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, इसीलिए मैंने उसको बताया नहीं। न्यूक्लियस के अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फोबार, फाइब्रोसार, बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियोलस के अंदर भी, ठीक है। उसकी भी मेम्ब्रेन होती है, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूक्लियस का एक और पिक्चर है। केंद्रक झिल्ली रहित वह संरचना जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है, यह सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। केंद्रिका क्या है? केंद्रिका की बात कर रहा है ये। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका है उसकी भी एक झिल्ली है, अभी जस्ट मैंने बोला कि उसकी भी झिल्ली होती है, उसमें फाइब्रोसार, फाइब्रस और है ना काफी जो है ग्रेन्युलेटेड पार्टिकल भी पाए जाते हैं। तो इस न्यूक्लियोलस की भी क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। देखो केंद्रिका लिखा हुआ आ गया ना, तो कई जगह केंद्रिक लिखा हुआ है, कई जगह केंद्रिका। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे वैसे तो देखो न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए वारएनए सब पड़े रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ आरएनए या राइबोसोम जो है वो केंद्रिका के अंदर भी चले जाते हैं, तो फिर वहां से जो है संश्लेषण होता है, तो उसका आदान प्रदान केंद्रक और केंद्रिका के बीच होता रहता है, ठीक है। संपर्क स्थल बने रहते हैं सतत, ठीक है। दोनों में ऐसे कुछ नहीं है। केंद्रिका झिल्ली रहित बोल रहा है तो हम केंद्रिका को झिल्ली नहीं बनाते, डैश डैश बना देते हैं ऐसे, क्योंकि ये झिल्ली हमेशा बनी हुई नहीं रहती, ठीक है। चलो,
केंद्रिका झिल्ली रहित जब रहती है तो इनके बीच में भी क्या होते रहते हैं, राइबोसोम और आरएनए का संश्लेषण होता रहता है और आदान प्रदान होता रहता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उसमें बड़ा व अनेक केंद्रक हो सकते हैं या मिलते हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं ज्यादा प्रोटीन बना रही हैं, ग्लैंड्स है, कुछ एंजाइम बना रही है, तो उनमें केंद्रक जो है वो ज्यादा विकसित होगा और उसकी केंद्रिका भी विकसित होगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं गुणसूत्र। कई बच्चों को गुणसूत्र और क्रोमेटिन में मतलब नहीं पता। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, सब कुछ छोड़ दो चैटिंग पैटिंग। हम कह रहे हैं कि क्रोमेटिन है ये, लेकिन हमने पहले ही लाइन में ये कह दिया कि क्रोमेटिन कब होता है, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में कोशिका के अंदर सिर्फ क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन मैंने अभी कहा था कि क्रोमेटिन एक तरह का डीएनए ही है, डीएनए को ही क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन ये डीएनए अकेला नहीं होता, इस डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। एक हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब इस क्लास में तो आपको गुणसूत्र की संरचना नहीं पढ़नी, गुणसूत्र और डीएनए की संरचना आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी कुछ नहीं करना, और आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि इसको आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होती है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है या उसको लगता है कि मुझे विभाजन करना है, तब क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन होता है ये एक दूसरे में कॉइल होने लग जाता है, कुंडलित होने लग जाता है, और कुंडलित हो के ऐसी संरचनाएं बना लेता है। इसको कहते हैं गुणसूत्र। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रोमेटिन और गुणसूत्र में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि क्रोमेटिन खुला डीएनए होता है, अकुंडलित डीएनए। आगे अभी सेल विभाजन वाला चैप्टर आने वाला है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, वहां पे और इस बात को याद रखना है आपको। क्रोमेटिन होता है जब कोशिका विभाजित होती है तब ये गुणसूत्र बनाता है। तो गुणसूत्र में भी डीएनए है, क्रोमेटिन में भी डीएनए है, बस फर्क कितना है, ये बेचारा खुला खुला है तो क्रोमेटिन कह देते हैं इसको, और ये एकदम बंदिशों में बंधा हुआ है तो इसको गुणसूत्र नाम दे दिया। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स। आ गई बात समझ में कि गुणसूत्र क्या है और क्रोमेटिन क्या है। चलो, अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये क्रोमेटिन है। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई देने लगती है। जब क्या हो रहा होता है, विभाजन हो रहा होता है या अवस्थाएं होती हैं, कोई कंडीशन है सेल की जहाँ पे उसको गुणसूत्र बनाने की जरूरत है, वैसे मैक्सिममली ये अवस्था विभाजन के समय ही आएगी। तो उसमें क्या होता है, ये क्या बन जाता है, क्रोमेटिन। केंद्रक के स्थान पर क्या दिखने लग जाते हैं, गुणसूत्र दिखने लग जाते हैं, क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलती है। ये वही क्षारीय प्रोटीन है जिसका मैंने यहाँ नाम लिखा है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें इतर हिस्टोन, ये इतर हिस्टोन क्या है, एनसीईआरटी में इतर लिखा हुआ है, हम इसको अंतर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इंटर हिस्टोन, और नॉन हिस्टोनिक भी होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलती है कुछ। हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है, आरएनए भी है इसके पास कुछ मात्रा में क्रोमेटिन के अंदर। ठीक है, आ जाओ। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है ना। हमारी जो एक सेल है, एक सेल के अंदर डीएनए कितना लंबा है, 2 मीटर। और ये अब आप जब क्लास 12th पढ़ोगे तब आपको कैलकुलेट करवाएंगे कि ये 2 मीटर है। वैसे तो 2.1 मीटर है एग्जैक्ट इसका, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 मीटर दे रखा है। 12th में 2.1 मीटर हम मेजरमेंट निकालते हैं इसका, डीएनए का, जब हम पढ़ते हैं वो चैप्टर। तो 2 मीटर लंबा डीएनए है हमारा।
और वो ऐसे कॉइल हो के बेचारे इतने से न्यूक्लियस का साइज तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं ये डॉट भी लगाऊंगी तो ये बड़ा है उस न्यूक्लियस के सामने। इसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए डालना है, तो सोचो कितनी कॉइलिंग हुई होगी। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है हमें ह्यूमंस में? 46 है, ये तो पता ही है। 46 बोलो या 23 जोड़े बोलो में बिखरा होता है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिका में दिखाई देते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। जो विभाजित होगी कोशिका उसी में आपको क्या दिखेंगे? गुणसूत्र दिखेंगे, बाकी क्रोमेटिन दिखेगा। ऐसे देखोगे तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर भी कहते हैं। अभी जो मैंने गुणसूत्र बनाया उसको और थोड़ा ढंग से बना देती हूँ। ऐसे पहले मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे कॉइलिंग बनाई, अभी भी है इसमें कॉइलिंग, ये ऐसे, और यहाँ से फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया और यहाँ से फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, ऐसे बनाया था अभी। तो गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र बहुत में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक संकीर्ण है, ये मैंने 2 गुणसूत्र बनाए है ना, क्रोमेटिड बनाया है मैंने। ये एक अकेला बनाती हूँ, ऐसे और ऐसे हम बनाते भी ऐसे ये जनरली गुणसूत्र को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब खांच, एक नैरो सी खांच बनी हुई है। इस खांच को हम क्या कहते हैं? ये वाली को प्राइमरी या प्राथमिक संकीर्ण। ठीक है, प्राथमिक संकीर्ण। इस प्राथमिक संकीर्ण पर जो है ये प्राथमिक संकीर्ण को हिंदी में तो प्राथमिक संकीर्ण बोलेंगे, लेकिन इसका एक नाम है, वो क्या है? गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। इंग्लिश नाम भी याद रखने हैं इन सबके, अभी जितने भी बता रही हूं। सेंट्रोमियर, ठीक है, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पर भी एक डिस्क जैसी संरचना होती है। अब मैं किस कलर से बनाऊं? ग्रीन से बनाती हूँ। इस पे भी एक डिस्क जैसी संरचना होती है। इस डिस्क जैसी संरचना को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, इस पर बिंब आकार की, बिंब का मतलब वही डिस्क की संरचना मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर या काइनेटोफोर, दोनों एक ही वर्ड है। कई जगह क्रोमेटो लिखा होता है, कई जगह काइनेटो। अभी इधर सुनो, ये वाला फोटोग्राफ देखो, ये है वो गुणसूत्र। मैंने कहा था मैंने 2 वाला बनाया, आप 1 वाला भी बना सकते हैं। अब ये बीच वाला हो गया हमारा सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु। इस पे आपको अंदर की तरफ पता नहीं दिख रही है, नहीं, एक डिस्क दिख रही है, इसको बोलते हैं काइमेटोफोर या क्रोमेटोफोर। ठीक है, काइमेटोफोर एक ही याद रखो। तो काइमेटोफोर है ये वाला, ये इसकी 2 भुजाएं हैं। अगर हम ऐसे वाले गुणसूत्र की बात करें, ये सिंगल वाला है, ये डबल है। तो अब ये भी जो भुजाएं होती है ना, तो इन भुजाओं को क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये पढ़ लो बेटा, आगे है ना जो चैप्टर आने वाला है उसमें ये क्रोमेटिड और ये सब कंफ्यूज कर देंगे, वरना कहाँ होता है क्रोमेटिड, कहाँ होता है गुणसूत्र बिंदु, ये सब याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? ये एक भुजा है, कोई सी भी चाहे हो, आप उसको क्या बोलोगे? क्रोमेटिड बोलोगे। ठीक, ये वाला है हमारा प्राइमरी संकीर्ण, ये पूरा क्रोमोसोम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा जो बिंदु होता है, जिसको यहाँ से इसने यहाँ से बता रखा है, वो क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर। ठीक, बात समझ में आई इतनी? अब कई गुणसूत्र में क्या होता है कि एक और संकीर्ण होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी कह रहे हैं। सब में नहीं होता, कुछ गुणसूत्र में आपको, ये नॉर्मल गुणसूत्र है, इसके ऊपर भी आपको ऐसे संकीर्ण मिलेगा, मतलब ये यहाँ से भी कहीं दब जाता है और एक छोटा सा बन जाता है। इसको हम कहते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट या सेट। अब ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी संकीर्ण है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक संकीर्ण। तो इसको क्या बोल देते हैं? द्वितीयक संकीर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट डीएनए, 12th में पढ़ना है इसको भी आपको। सैटेलाइट डीएनए ही हमें एक दूसरे से अलग करता है। हम बोलते हैं हमारा 99% डीएनए सेम है, आपका, मेरा और किसी का, सबका 99% डीएनए सेम है, इसीलिए हम इंसान हैं। लेकिन
ये इसके अंदर जो 0.1% डीएनए है वही आपको मुझसे और मुझसे किसी और को अलग करता है। और इसीलिए हम जब डीएनए, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनका डीएनए टेस्ट करते हैं तो उसको पकड़ पाते हैं, वरना हमारा 99% डीएनए तो सेम है, क्या पता चलेगा किसका डीएनए। ये वो है चोर की दाढ़ी में तिनका, 0.1% डीएनए जो किसी का सेम नहीं हो सकता। 99.9 तो सबका सेम है, आपका मेरा। ये 0.1 ही है जो आपको पहचानने में मदद करेगा कि आपका डीएनए है या किसी और का। ठीक है, चलो ये हो गई काइनेटोफोर की बात, डिस्क समान। और इसी काइनेटोफोर पे एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको। ये जो काइनेटोफोर है ना, जो हम कह रहे हैं यहाँ पे जो डिस्क सी संरचना है, इसी पे आपके वो तुर्कु तंतु जुड़ते हैं। तुर्कु तंतु क्या होते हैं? सेंट्रोमियर पढ़ाया मैंने। सेंट्रोमियर में मैंने कहा था दोनों तारक केंद्र जो है वो ऐसे परिधि पे चले जाते हैं और बीच में तंतु बनते हैं, और मैंने वहां कहा था कि यहीं से गुणसूत्र ऐसे जुड़े हुए रहते हैं लास्ट क्लास में। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये देखो, इस जगह से ही तो जुड़ा हुआ है। तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? ये काइनेटोफोर करता है, सेंट्रोमियर पे बना हुआ काइनेटोफोर। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक। नाम बता रहा है मध्य केंद्रीय। केंद्र क्या है गुणसूत्र का? ये। तो जब केंद्रक गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में हो, केंद्रक मतलब सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, जब गुणसूत्र बिंदु जो है वो बिल्कुल मध्य में स्थित हो, और ऐसे मध्य में स्थित हो कि दोनों जो हमारे भाग हैं गुणसूत्र के, जिसको हम क्रोमेटिड कह रहे हैं, ये दोनों भाग जब बराबर लंबाई के हो तो उसको हम कहते हैं मध्य केंद्र के, बिल्कुल सेंटर में। इसीलिए इसको कह रहे हैं मेटा या मेट्रासेंट्रिक। ठीक है, वैसे ये मेटा है बेटा, इसको सही कर लेना, ये मेट्रा नहीं है, मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होते हैं। ठीक है, बीचों बीच, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये मैंने बना ही रखा है। दूसरा है उप मध्य केंद्रीय। उप मध्य केंद्रीय में क्या होगा? मध्य से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये मध्य है, मान लो इसका, ये मध्य था लेकिन मध्य से थोड़ा सा खिसक गया है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हट कर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी, ये एक भुजा छोटी और एक भुजा जो है वो कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाती है। इसको क्या कहेंगे? उप मध्य केंद्रीय। मध्य से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब ऊपर वर्ड हम नहीं लिख सकते, हम कहेंगे मध्य से थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि वो ऊपर गया या नीचे ये हमें पता नहीं है। ठीक है, याद करने के हिसाब से कर सकते हो कि थोड़ा सा मध्य से ऊपर चला गया। अग्र बिंदु, अग्र का मतलब आगे होगा, तो ऐसा गुणसूत्र जिसमें क्या होगा भाई, जो आपका गुणसूत्र बिंदु है वो बहुत आगे चला जाएगा, ऐसे कुछ इस हिसाब से आगे की तरह, ऐसा लगेगा बिल्कुल टॉप पे है। दूर से इसको आप देखो तो आपको लगेगा बिल्कुल टॉप के पास में है, तो इसको बोलते हैं अग्र बिंदु, एक्रोसेंट्रिक। एक्रो पे है, एकदम शीर्ष पे। अब इसमें क्या होगा? एक भुजा तो बहुत ही छोटी और दूसरी वाली बहुत बड़ी। यहाँ पे एक छोटी थी, एक बड़ी थी। यहाँ पे कंपैरिजन और भी खतरनाक है, एक तो बहुत छोटी है और एक बहुत बड़ी है। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। ये तीसरा प्रकार। और चौथा अंतःकेंद्रीय। ये इजी है बेटा और इंपॉर्टेंट भी है, पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, शायद आपके बुक के पीछे भी दे रखा है इसको। अंतःकेंद्रीय, हाँ दे रखा है, मुझे याद आ गया, पीछे क्वेश्चन है इसका। ये गुणसूत्रों की बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार, शायद लास्ट क्वेश्चन है। अंतःकेंद्रीय या फीबोसेंट्रिक जिसको कहते हैं, एक और नाम है इसका टीलोसेंट्रिक भी बोलते हैं इसको। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, थोड़ा सा इससे और खतरनाक, ऐसे बिल्कुल और ऊपर चला गया, बिल्कुल सिरे पर, शीर्ष पर, तो उसको हम क्या कह देंगे? फीबोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक कह देंगे। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, एक भुजा बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी।
ये है वो 4 गुणसूत्र। और देख लो, ये 4-4 के पेयर में बनाए। भाई हमने एक एक का एग्जाम्पल लेके लिखा है, लेकिन मैंने आपको ऐसा वाला भी बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये 4 में बने हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 4 में बताया। ये बिल्कुल मध्य में, तो मध्य वाला हो गया। ये उप में, मध्य से थोड़ा ऊपर। और ये अग्रबिंदु केंद्री, उसी का दूसरा नाम भी यहाँ पे दे रखा है अप उप अंत केंद्री। तो आप इसको भी नोट कर लेना, हो सकता है किसी बुक में आपको ये भी मिल जाए जिसमें थोड़ा और ऊपर चढ़ा गया। और टीलोसेंट्रिक, मैंने कहा था ना इसका नाम टीलोसेंट्रिक भी है। एनसीईआरटी में टीलोसेंट्रिक वर्ड नहीं दे रखा, और एनसीईआरटी बुक में इस डायग्राम को ऐसे बनाया हुआ है, जरा देखो, ऐसे नहीं बना हुआ है इसका डायग्राम। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो ऐसा बना हुआ है। ये थोड़ा सा इसको लिखा है ऐसे, ठीक है। तो आप ये वाला जो यहाँ पे बना हुआ था वो भी बनाए, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से बनाए तो बेटर है। और कई बुक्स तो और तेज, बता रही हूँ मैं आपको, उन्होंने टीलोसेंट्रिक तो इसको दे रखा है, जो पहले बनाया हुआ था ऐसे वाले को टीलोसेंट्रिक दे रखा है, और जो फिबोसेंट्रिक दे रखा है, जो एनसीईआरटी ने दिया है, उसको ऐसे बनाती है। तो उसने 5वां प्रकार भी कर रखा है कई बुक ने, लेकिन हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, और उसको अग्र केंद्र ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस प्लस केंद्रक जो है खत्म होता है। यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, आपके काम आएगी, और वो बतानी है मुझे क्रोमेटीन के अंदर। ये जो क्रोमेटीन होता है ये 2 प्रकार का होता है। जब हम क्रोमेटीन को अभिरंजित करते हैं, बात सुन लेना क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, यहाँ लिख दूंगी। 2 प्रकार का क्रोमेटीन होता है, जो होता है हेट्रोक्रोमेटीन और यूक्रोमेटीन। ये नोट्स में मैंने डाल दिया एक्स्ट्रा करके। यूक्रोमेटीन क्या होता है? ऐसा क्रोमेटीन जब हम इसको अभिरंजित करते हैं तो हल्के रंग का दिखाई देता है, तो वो होता है यूक्रोमेटीन। और ऐसा क्रोमेटीन जो डार्क कलर का दिखाई देता है उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटीन, ठीक है। और इनमें फर्क ये है कि जो हेट्रोक्रोमेटीन है वो कभी भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाता नहीं है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, सिर्फ यूक्रोमेटीन जाता है। एक और तीसरी चीज ये है कि हेट्रोक्रोमेटीन से कभी प्रोटीन नहीं बनते, जबकि यूक्रोमेटीन हमेशा प्रोटीन बनाता है, ठीक है। बस इसको याद रख लो, क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनता है, वो सब 12th की बातें हैं। अभी ये जो 2-3 चीजें मैंने बोली इसको ध्यान में रख लो। कभी आप कहीं पढ़ लो यूक्रोमेटीन हेट्रोक्रोमेटीन, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आज जो लास्ट हमारा बचा है वो है माइक्रोबॉडीज। और माइक्रोबॉडीज भी आपकी बुक के अंदर एक लाइन दे रखी है। मैंने यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखी है वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बस यहीं पे इतना ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। बाकी सब मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, बाकी जैसी जिसकी श्रद्धा। तो पहला है माइक्रोबॉडीज क्या होती है। तो कोशिका के अंदर इन सब कोशिकांगों के अलावा कुछ छोटी छोटी कणिका समान संरचनाएं होती है जिनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और माइक्रोबॉडीज क्या होती है? कुछ नहीं, एक झिल्ली होती है इनके बाहर, और अंदर की तरफ क्रिस्टलाइन पदार्थ भरा होता है। क्रिस्टलीकृत समझते हैं क्या? पदार्थ भरा होता है। क्रिस्टल तो समझते हैं, ये हीरा, ये मोती, ये क्या है? क्रिस्टल जैसे है ना, जो चमकदार होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टलीकृत इसमें क्या भरे होते हैं? पदार्थ और प्रोटीन भरे होते हैं। प्रोटीन लिख दो। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें क्या मिलते हैं? एंजाइम्स भी मिलते हैं। और क्योंकि प्रोटीन बोला है तो एंजाइम बोलूंगी तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन के बनते हैं, और ये क्रिस्टलीकृत पदार्थ या प्रोटीन ही एंजाइम बनाता है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक तो एनसीईआरटी की बात हो गई। अब कुछ माइक्रोबॉडीज के नाम मैं आपको बता देती हूँ और उनके काम बता देती हूँ। पहला है पेरोक्सिसोम, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए लिखे। बाकी और भी हैं, 4-5 है, लेकिन हम सिर्फ 3 देखेंगे। पेरोक्सिसोम यह गोल होते हैं तथा एकक झिल्ली से आवृत हो रहते हैं। इसके अंदर के भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। काम क्या है इनका? ये काम याद रखने हैं, वही कंपटीशन लेवल के हिसाब से। पेरोक्सिसोम प्रकाश श्वसन की क्रिया से संबंधित होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो पेरोक्सिसोम क्या करते हैं? उसमें योगदान देते हैं, उसमें सहायक होते हैं। क्या देते हैं, क्यों देते हैं, वो हमें नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरे हैं स्फीरोसोम।
स्फीरोसोम क्या है? ये भी जो है गोलाकार आकृति के तथा एकक झिल्ली से घिरे होते हैं। इसमें वसा तथा तेल का संश्लेषण करने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, वसा यानी कि फैट, तेल भी एक तरह की फैट ही है। ठीक है, उसका संश्लेषण करने वाले एंजाइम होते हैं। काम क्या है इनका? वसा का संचय करना, मतलब कि फैट को स्टोर करना। संचय का मतलब इकट्ठा करना, स्टोर करना। ठीक है, संश्लेषण करना यानी कि बनाना। बनाना, अब इंग्लिश वाला बनाना मत समझ लेना। ठीक है, तथा स्थानांतरण का कार्य करते हैं, मतलब उस वसा को एक से दूसरी जगह भेजने का। कौन? स्फीरोसोम। और तीसरे हैं ग्लाइकोक्सिसोम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसीलिए किए हैं, जैसे मैंने कहा और भी हैं लेकिन सबको पढ़ना हमें जरूरी नहीं है। ग्लाइकोक्सिसोम जो होते हैं वो क्या है? इनमें वसा अम्ल के उपापचय तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस से संबंधित एंजाइम होते हैं। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? देखो, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है श्वसन के दौरान, है ना, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज हमेशा ब्लड के अंदर नहीं रहता। अगर ब्लड के अंदर रहेगा तो हमें डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज यही होती है, अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो हमें डायबिटीज हो जाती है। तो इसीलिए ब्लड में हमेशा ग्लूकोज नहीं रहता, ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। लेकिन ग्लूकोज एक ऐसी यूनिट है जो हर जगह स्टोर नहीं हो सकती। तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है? ग्लूकोज को, इस शब्द को समझाने के लिए इतनी रामायण कर रही हूं मैं। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट में संचित पदार्थ स्टार्च होता है, जबकि जंतुओं में संचित पदार्थ यानी कि एनिमल्स में स्टोर फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये तो याद किया ही होगा कभी न कभी अपने जीवन में आपने, कि प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन होता है। इसीलिए ग्लाइकोजन होता है, क्योंकि बनता तो ग्लूकोज है लेकिन वो रहता नहीं है ग्लूकोज बन के, उसको शर्म आती है तो वो कहता है मेरे को ग्लाइकोजन बना दो। तो ये ग्लाइकोजन कहाँ रहता है? लिवर के अंदर। जनरली मैक्सिमम ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बन के लिवर के अंदर रहता है। अब क्या होता है जब हमें जरूरत पड़ती है? इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस को आपको प्रोसेस बता देती हूँ, ये सब आगे आएगी, लेकिन बस अभी इस शब्द को समझाने के लिए, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज बन जाता है। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, हमारे ब्लड में शुगर कम हो गई है ना, ग्लूकोज, तो वापस ये इसमें परिवर्तित हो जाता है, जिसको ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। एक तीसरा वर्ड होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाए और हमें ग्लूकोज की जरूरत है और ग्लाइकोजन भी नहीं है, हमने जो भी स्टोर करके रखा था वो भी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो फिर ये ग्लूकोज कहां से बनता है? वसा से, फैट से। और इसी को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैट या प्रोटीन, प्रोटीन भी हो सकते हैं, मैक्सिममली फैट होता है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको समझा रही हूँ कि हम ये जो कहते हैं ना, हम पतले होना चाहते हैं, हम मोटे होना चाहते हैं। आपको पता है बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो वेट कम करते हैं, उनको डाइट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तब अब क्या होता है? जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ग्लूकोज गिर जाता है। ग्लूकोज गिरता है तो जब ग्लूकोज कम हो जाएगा और आप शक्कर वक्कर सब बंद कर देते हैं। ये फिल्म स्टार शक्कर क्यों नहीं खाते ही नहीं वो शक्कर, है ना, वो तो सैक्रीन लेते हैं। तो शुगर आप खा नहीं रहे हो, ग्लाइकोजन जो भी बन रहा है आपके पास उसका स्टोर कम है, क्योंकि आप खाने पीने में सिर्फ तो सिर्फ उबली हुई चीजें खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहले आपकी ग्लाइकोजन खत्म होती है। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाती है, नहीं रहती, तो फिर ये जो ग्लूकोज हमें चाहिए एनर्जी के लिए, और एक्सरसाइज करते जा रहे हो, वेटिंग है ना, वेट लिफ्टिंग करते जा रहे हो, जिम जा रहे हो, तो जिम जाओगे तो भाई पहले ग्लाइकोजन खत्म होगा। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ये। ग्लाइकोजन जाएगा, उसके बाद हमारी फैट जाएगी। इसीलिए पहले आपके शरीर में कोई फर्क नहीं होता, पहले आपका वजन कम होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जा रही होती है, फिर आपका शरीर पतला होता है क्योंकि उसके बाद फैट का नंबर आता है, फिर आपकी ग्लूकोज फैट से आएगी, और इसी को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और जब फैट चला जाता है, पतले हो गए, बिल्कुल सूख गए हैं, फैट बचा ही नहीं बॉडी के अंदर, फिर बात आएगी आपके प्रोटीन की। और ये जब प्रोटीन की बात आती है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर आप मृत्यु की तरफ गमन करोगे।
प्रोटीन को कभी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और इसको डाइजेस्ट करने से जो पदार्थ बनते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं एक्सरसाइज या जिम जाना भी एक लेवल तक सही होता है, और जिम जाते जाते आपको वो डाइट प्लान जो देता है कि ये खाओ, प्रोटीन बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपका प्रोटीन जले। प्रोटीन जलेगा तो बॉडी नहीं बचेगी फिर, ठीक है। तो इसीलिए हम पतले धीरे धीरे होते हैं, पहले तो हमारा वजन कम होता है, फिर हमारा फैट कम होता है, और उसके बाद नंबर आता है प्रोटीन का। चलो, काफ़ी बच्चों को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा इससे, जो बच्चे जिम जा रहे हैं, है ना। जिम तो क्या जा रहे होगे आप, अभी तो छोटे हो। से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई ग्लाइकोसाइसोम की, काम क्या है इसका और कहाँ होता है। बीजों के अंकुरण के समय इस क्रिया से स्फीरोसोम से उपस्थित वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या करता है ये, स्फीरोसोम की मदद से, ठीक है, जो भी वसा है वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यही हुआ, मतलब मैंने जो ग्लूकोनियोजेसिस का, वसा को किस में परिवर्तित कर रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही तो प्रकार है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलो, अब जो है हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, और साथ में चैप्टर भी। नेक्स्ट में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव जो पिछले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं या आ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में।